हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का फिर से हमारे चैनल सुमन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। पिछले वीडियो में मैंने मुदालियर कमीशन पे बात की थी, वो आपको समझ में आया होगा। आज हम नए विषय को लेकर के आए हैं। आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है कोठारी कमीशन। आपने सुना भी होगा इसके बारे में। कोठारी कमीशन को ही हम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, यानी कोठारी आयोग को ही, इसी का दूसरा नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। और ये आयोग जो है 1964 में गठित हुआ था। तो आज इसके बारे में विस्तार से चलते हैं चर्चा। आइए, कोठारी आयोग 1964 से 66 और इसी को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66। अब पहला सवाल ये कि इसको कोठारी आयोग जो है क्यों कहा जाता है, यानी कोठारी कमीशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है कि 14 जुलाई 1964 को भारत सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, जिनके नाम पर यह आयोग है, 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, इनकी अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की। और इनकी नियुक्ति करने के कारण ही, क्योंकि ये इसके अध्यक्ष थे, इनके नाम पर ही इस आयोग का नाम कोठारी आयोग या कोठारी कमीशन भी कहते हैं। और दूसरा इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है, क्योंकि इसमें जो सुझाव दिए गए वो राष्ट्रीय शिक्षा को जो है केंद्र में रख करके और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन और सुधारों की दृष्टि से कार्य किया गया, इसलिए इसका नाम राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है। तो अभी हम विस्तार से इस पर बात करते हैं। आयोग को ये कहा गया, जब उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन जी, उन्होंने भी ये कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा के संबंध में आप विस्तार पूर्वक अपनी रिपोर्ट दें। आयोग से कहा गया और क्या क्या हम भावी संभावनाएं हैं परिवर्तन की, क्या क्या हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर सकते हैं, और वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के स्तर पर सभी के संबंध में सुझाव देने के लिए ये जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। और आयोग ने बखूबी इसका जो है अध्ययन किया लंबे समय तक, और पूरा इसका जो है निष्कर्ष लेने के बाद, जब इस पे सारे बुद्धिजीवियों से, देश के शिक्षा शास्त्रियों से, बड़े बड़े विद्वानों से इसमें सलाह मशवरा किया गया, तो आखिरी में एक दस्तावेज, एक रिपोर्ट तैयार की गई। और ये रिपोर्ट 29 जून 1966 को, 29 जून, ये इम्पोर्टेंट है, 1966 को, यानी 1.5-2 साल का समय इसमें लग गया लगभग। ये रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपी गई और इस रिपोर्ट में बड़ी विस्तार से शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए गए। इसमें शिक्षा के उद्देश्य तय किए गए, शिक्षा के पुनर्गठन के संबंध में बात की गई, शिक्षकों के संबंध में बात की गई। और ये पूरा जो रिपोर्ट थी 700 पेज में थी। 700 पेज की रिपोर्ट ये थी, पूरा दस्तावेज था। और इसका नाम रखा गया रिपोर्ट का शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 700 पेज की जो ये रिपोर्ट थी, इस दस्तावेज का नाम था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास, ये इस दस्तावेज का नाम था। और इस दस्तावेज में विस्तार पूर्वक आयोग ने एक एक बिंदु पर चर्चा करके अपनी जो है सिफारिशें या सुझाव कहिए, या जो अपने विचार देने थे इस रिपोर्ट के माध्यम से दिए। तो इसमें क्या क्या उन्होंने दिया,
आयोग ने क्या क्या रिपोर्ट में बातें की, किस किस पे बातें की, उस पर बिंदुवार चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा शिक्षा के उद्देश्यों की। इन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी, मतलब ये कह सकते हैं सुझाव, उसमें सबसे पहले शिक्षा के उद्देश्य तय किए। शिक्षा के उद्देश्य यानी कोठारी आयोग या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1966 सॉरी, तो इसने जो है शिक्षा के उद्देश्य तय किए। क्या उद्देश्य तय किए, मैं उन पर बात करता हूं। तो इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि नंबर 1 तो शिक्षा का जो उद्देश्य क्या होना चाहिए, शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि या शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना, यह पहला उद्देश्य तय किया गया। उत्पादन से जोड़ना। दूसरा उद्देश्य इसका तय किया गया, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास, ये शिक्षा का दूसरा उद्देश्य तय किया गया। इसको हम बिंदुवार समझेंगे, मैं चर्चा करूंगा इस पे अभी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे इन्होंने एक तीसरा बिंदु कहा जो उद्देश्य तय किया, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास। और अगला बिंदु इन्होंने एक कहा कि शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण का विकास, ये भी इन्होंने इसके उद्देश्य में शामिल किया कि शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण का विकास। करण का विकास एक ये। और अंतिम जो बिंदु इन्होंने तय किया वो कहा सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। पांचवा बिंदु, सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। देखिए, जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी तो आयोग ने सबसे पहले ये कहा कि हम शिक्षा क्यों दें, क्या मकसद शिक्षा का होना चाहिए। तो उन्होंने सबसे पहले कहा कि शिक्षा के उद्देश्य तय करते हुए कहा कि शिक्षा के द्वारा उत्पादन में वृद्धि या शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना। कि यदि देश के अंदर किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो डॉक्टर्स के क्षेत्र में हो, चाहे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में भी हम शिक्षा देना चाहते हैं वहाँ सबसे पहले प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और शिक्षा को उत्पादन से जोड़ना जाना चाहिए। अब उत्पादन का मतलब यहाँ पर है शिक्षा के द्वारा अच्छे इंजीनियर्स तैयार करना, वो भी एक प्रकार का उत्पादन है। शिक्षा के द्वारा अच्छे टीचर्स तैयार करना, वो भी एक प्रकार का उत्पादन है। शिक्षा के द्वारा अच्छे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टेक्नीशियन, ये सारे जब युवा हमारे जो है तैयार होंगे तो देश में एक अच्छा माहौल बनेगा और वो अपने अपने फील्ड में जा करके काम करके देश को जो है, राष्ट्र को जो है मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। तो इस शिक्षा को सीधे उत्पादन से जोड़ा जाना चाहिए। दूसरी, इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए हम वहाँ कृषि का उत्पादन बढ़ाएं। चिकित्सा के क्षेत्र में मेडिकल साइंस का प्रयोग करते हुए वहाँ पर अच्छी दवाइयाँ प्रोडक्ट करें, अच्छे अनुसंधान हम करें, शोध करें, रिसर्च करें, तो वहाँ अच्छी मेडिकल सुविधा जब हमारे पास होगी तो वो उसका लाभ लोगों को मिलेगा। तो यानी कुल मिलाकर शिक्षा का जो उद्देश्य है पहला वो ये है कि वो उत्पादन से जोड़ना या उसको उत्पादन से संबंधित करना, ये इसका पहला उद्देश्य तय किया गया। दूसरे उद्देश्य में बात की गई कि सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास। जो बालक शिक्षा को लेंगे सबसे पहले उनके अंदर सामाजिकता का विकास होना चाहिए,
ताकि वो एक सामाजिक नागरिक बनने के साथ साथ राष्ट्रीय एकता में योगदान दे सके और हमारा राष्ट्र एक सूत्र हो सके। तीसरा बिंदु है प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास, क्योंकि भारत, ये जो आयोग बना स्वतंत्र भारत में बना। अभी पिछले कई आयोगों पे मैंने चर्चा की तो वो कोई ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे थे, कुछ ब्रिटिश कालीन थे, लेकिन स्वतंत्र भारत का ये तीसरा कमीशन है। इससे पहले हमने राधा कृष्णन आयोग पे बात की, फिर उसके बाद मुदालियार आयोग पे बात की। ये तीसरा कमीशन था जो स्वतंत्र भारत में बना। तो जाहिर सी बात है कि स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र लोगों को अपने जीवन को स्वतंत्रतापूर्वक जीने के लिए ये जरूरी है कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रियाएं, उनके प्रजातांत्रिक अधिकार, उनके लोकतांत्रिक अधिकार, उनकी जिम्मेदारियां और प्रजातंत्र के बारे में प्रजातांत्रिक मूल्यों का उनके अंदर विकास हो, जिससे वो एक दूसरे के साथ स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जो है शांतिपूर्वक ढंग से जिए। और ये तभी संभव है जब हम प्रजातांत्रिक मूल्यों का उनके अंदर विकास कर सकेंगे। तो ये भी शिक्षा के उद्देश्य में शामिल किया गया। चौथा है शिक्षा द्वारा आधुनिकीकरण का विकास, यानी शिक्षा के द्वारा लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी से परिचित कराना, नई नई जो भी हमारे पास मशीनें आ रही हैं, उपकरण आ रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में नए इन्वेंशन हो रहे हैं, नए शोध हो रहे हैं, नए आविष्कार हो रहे हैं, उन सबको शिक्षा के माध्यम से लोगों को, छात्रों को परिचित कराना और आधुनिकीकरण का विकास करना, यानी एक नए विकास की तरफ इन सबको संबोधित करना, ये शिक्षा का उद्देश्य तय किया गया। और अगला है सामाजिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का, क्योंकि हमारा जो देश है विभिन्न भाषी है, विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न जाति प्रजातियों के लोग यहाँ रहते हैं, विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं। तो जब तक उनमें सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास नहीं होगा तो आपस में तालमेल बनाए रखना असंभव सा होगा। इसलिए जरूरी है कि उनके अंदर सामाजिक भावना और उनके नैतिक भावनाओं का और आध्यात्मिक भावनाओं का विकास किया जाना चाहिए, जिससे अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो। तो ये तो थी बात उद्देश्यों की, जो उद्देश्य कोठारी कमीशन ने शिक्षा के लिए तय किए अपनी रिपोर्ट में। अगले बिंदु पर हम बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, मैं फिर मिटा रहा हूं। तो ये आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, आयोग ने और क्या क्या कहा इस संबंध में मैं बिंदुवार चर्चा करूंगा। शिक्षा के प्रारूप के संबंध में भी आयोग ने अपने सुझाव दिए। शिक्षा के प्रारूप के लिए कहा, शिक्षा का प्रारूप कैसा हो, इस संबंध में आयोग ने कहा, सबसे पहले उन्होंने कहा कि 1 से 3 वर्ष तक पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की जाए। अब ये क्या है, 1 से 3 वर्ष पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यह आपका देखा होगा आपने, छोटे छोटे बच्चे जो 1 से 2 से 3 साल तक इनको शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है आंगनवाड़ी में, बालवाड़ी केंद्र में। ये उस शिक्षा की बात हो रही है ताकि वो 1 साल से लेकर के 3 साल तक, कोई 2 साल तक या 1 साल तक वहाँ पर शिक्षा की तैयारी करें। मतलब तैयारी से मतलब तैयार हो, वहाँ के उठना बैठना, भाषा बोली बातचीत करना, इतना ही उनको सिखाया जाए बस, ताकि वो स्कूल जाने लायक हो जाए। एक तो ये इसमें बात कही। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि जो इसके शिक्षा की बात कही, विद्यालयी शिक्षा 10 वर्ष की हो। विद्यालयी शिक्षा 10 वर्ष की हो, 10 वर्ष हो, यह भी इसमें कहा गया। विद्यालय शिक्षा मतलब 1 से 10वीं तक जो विद्यालय शिक्षा है, उसके बाद इंटर कॉलेज हो जाता है आपका। ये उन्होंने कहा कि 10 साल की ये विद्यालय शिक्षा हो, इसके बारे में सुझाव दिया। और उन्होंने ये कहा कि कक्षा 1 में, कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष हो। कक्षा 1 में प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। जब बालक 6 साल का हो तो उसको कक्षा 1 में आ जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले 1 से लेकर 3 साल तक उसके पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की जाए, ताकि वो वहाँ उठना बैठना, जैसा अब हो ही रहा है आंगनवाड़ी में, ये वहीं से कॉन्सेप्ट आया था धीरे धीरे। तो ये इसके बारे में कहा गया। और ये भी कहा इन्होंने कि माध्यमिक शिक्षा के 2 भाग किए जाएं। माध्यमिक शिक्षा के
दो भाग किए जाएं, इसे दो भागों में बांटा जाए। दो भागों में बांटने की बात की गई, बांटा जाए, ये कहा इन्हें, माध्यमिक शिक्षा को दो भागों में बांटा जाए। और इसमें भी इन्होंने ये कहा कि 2 वर्ष में भी इसमें इस तरह से करा जाए कि एक तो निम्न माध्यमिक शिक्षा और एक उच्च माध्यमिक शिक्षा। नंबर 1 पे कहा निम्न माध्यमिक शिक्षा, दूसरे नंबर पे इन्होंने कहा उच्च माध्यमिक शिक्षा। इस प्रकार इसके 2 भाग कर दिए जाए माध्यमिक शिक्षा के। और जैसा कि आपने देखा होगा माध्यमिक शिक्षा में कई बार आपका 11वीं 12वीं उच्च शिक्षा उच्च माध्यमिक शिक्षा हो जाता है और 9वीं 10वीं जो है निम्न माध्यमिक शिक्षा हो जाता है। और कहीं कहीं पर इसको जो है 3 और 4 के फार्मूले में भी देखा जाता है। माने निम्न माध्यमिक शिक्षा में कई बार जो है 3, 5 और 4 का फार्मूला भी लग जाता है, 2 का भी लग जाता है। जैसे माने 6, 7, 8 और 9, 10, 5 साल प्लस 11वीं 12वीं 2 भागों में, ऐसे भी कई बार इसको अलग अलग आयोगों ने इसके सुझाव दिए। खैर उस पर मैं बाद में बात करूंगा। तो ये 2 भागों में बांटने की इसमें बात कही गई। और विश्वविद्यालय स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसे 3 साल की बात करने की बात कही गई। ये कहा गया विश्वविद्यालय स्तर का पाठ्यक्रम 3 वर्ष किया जाए। ये समय समय पर इसमें संशोधन होता रहा है। पहले बीए 2 साल का होता रहा, फिर 3 का हुआ, फिर कई बार इसे 4 साल का करने का भी सुझाव आया है। तो ये चलता रहता है, समय समय पर बदलाव। इसमें बीए में 3 साल का पाठ्यक्रम करने की जो बात की गई वो भी आयोग ने इसके संबंध में सुझाव दिया। और ये भी कहा कि स्नातकोत्तर स्तर पर यानी पीजी यानी जिसको हम एमए कहते हैं, वो जो कोर्स है वो 2 वर्ष का किया जाए। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम 2 वर्ष का किया जाए। ये पहले 1 साल का भी होता था, अभी 2 का ही हो रहा है। बीच में इसमें संशोधन होते रहे। तो ये इन्होंने शिक्षा के प्रारूप के संबंध में अपने जो है सुझाव दिए और इस प्रकार से इसका संगठन यानी उसका जो है ढांचा बनाने की बात की गई। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले, आगे फिर बढ़ते हैं। दूसरे बिंदु में मैं बात करता हूं। तो ये स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा इसका। तीसरा बिंदु इनका था जिसके संबंध में बात कही गई, अध्यापक की स्थिति। अध्यापक की स्थिति और इसके बारे में शिक्षा के संबंध में भी बात की गई। स्थिति एवं शिक्षा, या कॉमा भी लगा सकते हैं आप। एवं शिक्षा कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। अध्यापक के संबंध में आयोग ने कहा कि टीचरों को जो है विशेष रूप से ये ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें उन्होंने कही। एक तो उन्होंने कहा कि योग्य और समर्थ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए। योग्य एवं समर्थ, जो शिक्षण कार्य में समर्थ हो, समर्थ शिक्षकों की नियुक्ति, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, की नियुक्ति की जाए। इसके संबंध में इन्होंने बात की, ये कहा। दूसरा बिंदु इन्होंने ये कहा कि जो प्रमोशन होता है वो वरीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए, सीनियरिटी के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि योग्यता के आधार पर होना चाहिए। इन्होंने कहा प्रमोशन ऑब्लिक पदोन्नति जिसको हम बोलते हैं में योग्यता को आधार बनाया जाए। योग्यता को आधार बनाया जाए, यानी ये जो प्रमोशन होने हैं ये ऐसा नहीं कि कोई आदमी 15 साल से पढ़ा रहा है और कोई आदमी 6 साल से पढ़ा रहा है तो 15 साल वाले का आप पहले प्रमोशन कर दें। यदि योग्यता में 6 साल वाला ज़्यादा है, डिग्रियों में ज़्यादा है और उसके पास ज़्यादा पढ़ाई लिखाई योग्यता है तो उसको आप प्रमोट कर सकते हैं। ये इन्होंने कहा कि पदोन्नति का जो आधार है, वो प्रमोशन का जो आधार है वो योग्यता होना चाहिए। ये इन्होंने बड़ी बात कही इसमें। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि टीचर को अपनी योग्यता बढ़ाने के पूरे अवसर मिलने चाहिए। योग्यता, मैं टीचर के बारे में बात कर रहा हूँ तो मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ।
योग्यता को बढ़ाने के अवसर दिए जाएं। टीचर को अगर पढ़ना चाहता है, अपनी शिक्षण के साथ साथ वो अपनी डिग्रियां बढ़ाना चाहता है, पढ़ना चाहता है और आगे भी, तो उसको उसके लिए छुट्टी दी जानी चाहिए एग्जाम देने के लिए, परीक्षा देने के लिए, और उसको उसके लिए ऐसे अवसर दिए जाए जिससे वो अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। ये भी इन्होंने इसमें सुझाव दिया। और इन्होंने एक बात और कही कि टीचरों को ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी मैं टीचरों की बात कर रहा हूँ तो मैं कम लिखूंगा यहाँ पर, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षक को आवासीय सुविधा दी जाए। शिक्षकों को आवासीय सुविधा या भत्ता दिया जाए, क्योंकि उनको दूर से आना पड़ता है, तो उनके लिए वहाँ पे जो है रहने की व्यवस्था हो, या उन्हें भत्ता दिया जाए तो उनके जो है शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। यदि वो आराम से रहकर वहाँ कार्य करेंगे तो ज़्यादा काम कर पाएंगे। ये भी इन्होंने इसके बारे में कहा। और एक इन्होंने ये कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण में कमी नहीं आनी चाहिए, प्रशिक्षण पर बल दिया, प्रशिक्षण पर बल दिया जाए। मैं संक्षेप में लिख रहा हूँ, यानी टीचर जो है उनकी ट्रेनिंग वो बहुत अनिवार्य की जाए और उसको समय समय पर रिफ्रेशर कोर्स कराते रहना चाहिए, ताकि वो नई नई शिक्षण विधियों का आविष्कार करके उनके शोध से संबंधित जो भी नई नई विचारधाराएं आ रही हैं शिक्षा के क्षेत्र में, उनसे परिचित होकर छात्रों से परिचित उनको कराता रहे। तो यानी उसको बराबर जो है ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। ये भी इस पर फोकस किया गया। और इन्होंने ये भी कहा कि जो प्राथमिक स्तर पर टीचर हैं उनको जो है कम से कम 2 साल का प्रशिक्षण दिया जाए। प्राथमिक शिक्षक का प्रशिक्षण 2 वर्ष का हो, एक ये इन्होंने बात कही गई। और ये भी कहा कि ये जो ट्रेनिंग की जिम्मेदारी है ये पूरी तरह से राज्य में जो आपके शिक्षा का जो उत्तरदायित्व है वो राज्य शिक्षक शिक्षा परिषद को दिया जाना चाहिए। यानी प्रशिक्षण का दायित्व शिक्षा, यानी राज्य में हर स्टेट में वो होता है राज्य शिक्षा परिषद। ये एक परिषद होती है जो पूरे स्टेट में सभी टीचरों को ट्रेनिंग दिलाती है और ट्रेनिंग का पाठ्यक्रम तैयार करती है। इसको ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि वो इसको जो है पूरा कार्य करके इसमें कराए। और ये भी कहा गया कि जो प्राथमिक स्तर पर टीचर है उसको 2 वर्ष की ट्रेनिंग हो, और जो माध्यमिक स्तर पर है उसे 1 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। यानी जो माध्यमिक में पढ़ाते हैं, माध्यमिक शिक्षक को 1 वर्ष का प्रशिक्षण। ये सुझाव आयोग ने दिए टीचरों के संबंध में, टीचर और उनकी अध्यापक और उनकी शिक्षा के संबंध में कैसी उनकी योग्यता हो, क्या क्या हो। तो ये आयोग ने जो बात की शिक्षक के बारे में, इससे आगे मैं बढ़ता हूं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो लीजिए, नहीं फिर दूसरे बिंदु पे मैं बात करूंगा। तो ये आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। ये तो बात हुई आयोग के शिक्षक और उसकी शिक्षा के संबंध में, लेकिन आयोग ने पाठ्यक्रम के बारे में भी बात की। क्या कहा पाठ्यक्रम के बारे में? आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम क्या हो, किस तरह का हो, उस पर भी आयोग ने अपना सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा में व्यावहारिक तौर तरीके सिखाए जाएं। ये भी पाठ्यक्रम में बताया गया है। ये इन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है।
पूर्व प्राथमिक शिक्षा का मतलब यहाँ पर जो है पूर्व प्राथमिक स्तर भी कह सकते हैं, शिक्षा भी कह सकते हैं। यानी प्राथमिक शिक्षा से पूर्व, जैसे आंगनवाड़ी में जो बच्चे जाते हैं शुरू में, तो ये जो छोटे छोटे बच्चे 1 2 3 साल वहाँ बैठते हैं, उठते हैं, उनको बैठने का तरीका, उठने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, और उन्हें स्कूल में आने की आदत का निर्माण करना और अच्छे व्यवहार का निर्माण करना, ये उनके पाठ्यक्रम में शामिल हो। खेलने कूदने में, बस इससे ज़्यादा उन्हें कुछ नहीं सिखाया जाए, पढ़ने पर उन पर जोर न दिया जाए। उन्हें केवल उठना बैठना, अच्छी आदतों का निर्माण, और उन्हें खेलने कूदने में मस्त रहें, वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें 2-3 साल। ये पूर्व प्राथमिक स्तर पर उनके लिए पाठ्यक्रम इस प्रकार का तैयार किया जाना चाहिए ताकि वो अच्छी आदतें उनमें निर्माण की जा सके। दूसरी बात इन्होंने ये कही कि निम्न प्राथमिक स्तर पर जो है सरल पाठ्यक्रम का निर्माण किया। अब ये निम्न पाठ्यक्रम की बात आई, निम्न प्राथमिक स्तर यानी 1 से 5 तक का जो होता है निम्न प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम सरल हो। और इसमें क्या है, केवल भाषा और गणित, यानी वो ABCD या अ सीखे, और साथ में काउंटिंग जैसे गिनती और पहाड़ा वगैरह जो जनरली उसको सिखाया जाए, जिससे उस पर ज़्यादा लोड न पड़े, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उसका जो वातावरण संबंधी अध्ययन है, जो उसका वातावरण है, इन्वायरमेंट है, वातावरण संबंधी अध्ययन, वातावरण के बारे में जाने, ये उसको सिखाया जाए, इसके बारे में बात की गई। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं। दूसरा इन्होंने कहा उच्च प्राथमिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है, यानी जूनियर 6 से 7 8 तक, इस पे कहा उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का विस्तार कर दिया जाए, थोड़ा इसको बढ़ा दिया जाए, पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाए। और इसमें क्या है, जैसे सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, गणित आदि, भाषा, इस प्रकार थोड़े से इसको बढ़ा करके, पाठ्यक्रम को बढ़ा करके इसे थोड़ा बड़ा किया जाना चाहिए। और स्वास्थ्य और नैतिक शिक्षा संबंधी भी इसमें शामिल भाषा किया जाना चाहिए। नैतिक शिक्षा और स्वास्थ्य, कई बार लिखने में थोड़ा सा चूक हो जाती है, तो उस पर आप कम ध्यान देंगे, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ बात करते हुए, कई बार चूक भी हो जाती है। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान दें, और जिस विषय को मैं बता रहा हूँ उसको भी ध्यान दें। तो ये इन्होंने कहा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो ये सामाजिक अध्ययन है, ये जरूरी है, थोड़ा बहुत इसको ज्ञान हो जाए, गणित के बारे में, भाषा के बारे में, नैतिक शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के संबंध में, और हस्तशिल्प पे भी ये तो बहुत ही जरूरी है कि थोड़ा सा हस्तशिल्प का भी उसको नॉलेज हो जाए इस स्तर पे। और अगला जो बिंदु इन्होंने कहा माध्यमिक स्तर पर, इन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाएं सिखाई जाएं। स्तर पर 3 भाषाएं, 3 भाषा का अध्ययन। ये भाषा कौन सी, इसको मैं थोड़ा सिंपल भाषा में आपको बता दूं। पहले तो इन्होंने कहा कि जो मातृभाषा है वो बहुत ज़रूरी है कि आप मातृभाषा के बारे में बात करें, क्योंकि मातृभाषा ही प्राथमिक स्तर तक शिक्षा का माध्यम होगी। और उसके बाद दूसरी जो आपकी स्टेट की लैंग्वेज है या जो राष्ट्रीय भाषा है हिंदी, उसको आप सीखें। और तीसरी भाषा के रूप में आप अंतर्राष्ट्रीय भाषा, माना किसी राज्य में हिंदी आपकी मातृभाषा है तो दूसरी भाषा के रूप में आप अंग्रेजी भाषा भी सीख सकते हैं और तीसरी कोई अन्य भाषा भी सीख सकते हैं। तो इस प्रकार से एक व्यवस्था दी गई कि माध्यमिक स्तर पर, निम्न माध्यमिक स्तर पर 3 भाषाओं का जो है शिक्षण किया जाना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस स्तर पर नागरिक शास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र आदि का भी अध्ययन किया जाए, ये भी कर सकते हैं आप। और उच्च माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में उन्होंने ये कहा कि विभिन्न पाठ्यक्रम होने चाहिए। यहाँ पर
उच्च माध्यमिक मतलब इंटर कॉलेज में, जैसे कि आपका 11वीं 12वीं में जो है वहाँ पर विभिन्न पाठ्यक्रम हो, स्तर पर विभिन्न पाठ्यक्रम हो। ये इसलिए कि इस उम्र तक आते आते बच्चा अपने विभिन्न रुचियों को पहचानने लगता है, और जब विभिन्न पाठ्यक्रम वहाँ पे होंगे तो वो उनको अपने जो है रुचि के अनुसार उनका चयन कर सकता है। और भाषाओं का अध्ययन यहाँ पर अनिवार्य किया गया। ये भी कहा गया कि भाषा भी जो है अनिवार्य होनी चाहिए, भाषाएं अनिवार्य हों। तो ये इन्होंने बात की पाठ्यक्रम के संबंध में। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। यह आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। तो आयोग ने जहां पाठ्यक्रम के बारे में बात कही, वहीं आयोग ने जो है अन्य विषयों पर भी बात की। शिक्षण विधियों के बारे में बात की गई है, मूल्यांकन के बारे में बात की गई है। शिक्षण विधियां, मैं इसको संक्षेप में लिखूंगा, विधियां एवं मूल्यांकन। एक ही टॉपिक में दोनों को मैं लिख रहा हूं। मूल्यांकन, देखिए इन्होंने कहा कि शिक्षण विधियां जो हैं, जो टीचिंग मेथड है, मैं इसको लिखना जरूरी नहीं समझ रहा हूं, आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। शिक्षण विधियां यानी शिक्षण विधि उनको कहते हैं जिस विधियों के तरीकों से टीचर टीचिंग करता है या क्लास के अंदर पढ़ाता है। माने मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, ये टीचिंग मेथड है, इसी को हम शिक्षण विधि कहते हैं। और ये अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे और कक्षा के स्तर के अनुसार अलग अलग उनकी मानसिक स्तर के हिसाब से इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। जो बच्चे संकेतों की भाषा में समझते हैं उनको शिक्षण में संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जो भाषा को सीधे सीधे समझते हैं उनके साथ अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता है। या और भी जो ज़्यादा उच्च स्तर के बच्चे हैं उनको व्याख्यान पद्धति में भी समझाया जाता है। तो ये अलग अलग मेथड हैं। इनके बारे में आयोग ने जो सुझाव दिया वो ये कहा है कि शिक्षण कार्य में जब आप पढ़ा रहे हो क्लास में, तो नई नई तकनीकी और नई टेक्नोलॉजी के साथ बच्चों को शिक्षण कार्य किया जाए, ताकि बच्चे उसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण कर सकें। माने आज तो आपके कंप्यूटर है, लैब है, और आपके ऑडियो है, प्रोजेक्टर है, दुनिया भर के आपके कंप्यूटर है, सारी चीज़ें आ रही हैं। इन सारी चीज़ों से जब आप शिक्षण कार्य करोगे तो वो प्रभावशाली होगा, और एक अच्छा प्रभावशाली शिक्षण ही शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि नई नई तकनीकों का प्रयोग शिक्षण में किया जाना चाहिए। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि शिक्षण सहायक सामग्री, यानी नंबर 1 पर नवीन तकनीकी का प्रयोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, नवीन तकनीकी का प्रयोग, ये हम कर सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, ये भी हम कह सकते हैं। ये दूसरी बात, यानी ये शिक्षण सहायक सामग्री क्या है? शिक्षण सहायक सामग्री का मतलब यहाँ पर है शिक्षण करते समय जिस सहायक सामग्री का हम पढ़ाने में प्रयोग करते हैं। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, ये बोर्ड है, चौक है, डस्टर है, या आपके सामने प्रोजेक्टर लगा रहा हो, मैं उसको जो है उसके कंप्यूटर के द्वारा स्लाइड बना करके आपको पढ़ाऊं, तो ये सारी शिक्षण सामग्रियां हैं। या मैं आपको समझाने के लिए किसी चार्ट का प्रयोग करता हूं, कैलेंडर का प्रयोग करता हूं, किसी ग्लोब का प्रयोग करता हूं, या किसी और भी चीज़ जो समझाने में सहायक हो, वो शिक्षण सहायक सामग्री है। और ये कहा गया कि शिक्षण सहायक सामग्री का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि समझने वाले छात्र को आसानी रहे और शिक्षण प्रभावी ढंग से हो सके। और तीसरी बात उन्होंने कही कि अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन भी होना चाहिए। अच्छी पुस्तकों का प्रकाशन ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास अच्छी पुस्तकें नहीं होंगी तो आपके जो पाठ्यक्रम हैं वो प्रभावशाली नहीं होंगे। और इस कार्य के लिए कहा गया कि एनसीईआरटी को ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए कि वो पूरे अच्छी पुस्तकों का जो है हर स्टेट में प्रकाशन कराए, जिससे
प्रभावशाली शिक्षण हो और प्रभावशाली पाठ्य वस्तु छात्रों को दी जा सके। तो ये हुई। इसके बाद दूसरी बात मैं मूल्यांकन की कर रहा था। मूल्यांकन के संबंध में उन्होंने कहा कि मूल्यांकन लगातार होते रहना चाहिए बालकों का, और साल के अंत में मूल्यांकन की अगर बात करें तो वर्ष के अंत में प्रत्येक वर्ष परीक्षा हो, हर वर्ष परीक्षा हो, तभी मूल्यांकन होगा। एक तो ये कहा गया। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि जो मूल्यांकन है वो सतत होना चाहिए, लगातार मूल्यांकन हो, लगातार मूल्यांकन हो और सर्वांगीण मूल्यांकन हो, मतलब सभी क्षेत्रों में बालक का मूल्यांकन होना चाहिए। ये भी इसमें सुझाव दिया गया। और प्राथमिक स्तर पर इन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिक स्तर पर अंतिम वर्ष में, यानी पांचवी में और 8वीं में बाह्य परीक्षा हो, बाह्य परीक्षा हो। और पहले बोर्ड होता था, ये इसी कारण होता था कि जैसे ही निम्न प्राथमिक स्तर पर यानी अंतिम वर्ष यानी 5वीं में बोर्ड होता था और फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर 8वीं में बोर्ड होता था, तो ये जो है परीक्षा बाह्य परीक्षा कहलाती थी, ये बोर्ड होते थे। इसका सुझाव भी दिया गया। और ये भी कहा गया कि 10वीं की परीक्षा को जो है बाह्य परीक्षा अनिवार्य किया जाए। 10वीं की जो परीक्षा है वो बाह्य परीक्षा होगी। 10वीं की परीक्षा को बाह्य परीक्षा अनिवार्य किया जाए, अनिवार्य होगी, ये बोर्ड ही होगा, इसे गृह परीक्षा में नहीं रख सकते आप। तो ये मूल्यांकन के संबंध में आयोग ने बात की। इसके बाद भाषा नीति के बारे में भी बात की। अगला बिंदु में अगर बात करूं, भाषा नीति क्या थी, इसको भी मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। भाषा नीति के संबंध में बात करते हुए आयोग ने ये कहा कि हमें जो है प्रत्येक स्तर पर बालकों के भाषा संबंधी विकास का ध्यान रखना चाहिए, और इसके लिए आयोग ने त्रिभाषा सूत्र दिया। त्रिभाषा सूत्र यानी 3 भाषाओं का सूत्र। क्या था? एक फार्मूला दिया गया त्रिभाषा सूत्र। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता, त्रिभाषा सूत्र क्या था? त्रिभाषा सूत्र ये क्या है? इसके बारे में आयोग ने कहा कि पहला, आयोग के जो अनुसार है, पहली भाषा जो है मातृभाषा होगी, और दूसरी भाषा संघीय या राज्य भाषा होगी, और तीसरी भाषा जो होगी एक आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा। माने आप पंजाब में रहने वाले हैं और पंजाबी आपकी मातृभाषा है, तो पहली भाषा के रूप में आप पंजाबी भाषा को पढ़ें, और उसके बाद जो दूसरी संघीय भाषा है वहाँ पे, यानी राष्ट्रीय भाषा है वो हिंदी है, उसको हिंदी को ग्रहण करें, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। 3 भाषा का सूत्र दिया गया। तो ये तीनों भाषाओं के पढ़ने का सुझाव दिया गया, इस पे बात की गई। और इन्होंने ये भी कहा कि प्राथमिक स्तर पर केवल एक मातृभाषा का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा सीखे, और उसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 भाषाओं का अध्ययन। उच्च प्राथमिक स्तर पर, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, 2 भाषा यानी मातृभाषा के साथ अपनी आप जो भी आपकी क्षेत्रीय संघीय भाषा है, हिंदी, यदि आपकी भाषा हिंदी मातृभाषा है तो दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा, तो 2 भाषाएं आप सीखेंगे। और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी 2 भाषाओं की बात की गई, और निम्न माध्यमिक स्तर पर फिर 3 भाषा की बात की गई। यानी निम्न माध्यमिक स्तर पर 3 भाषा और उच्च माध्यमिक स्तर पर 2 भाषाएं आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप 3 भाषाएं निम्न माध्यमिक में पढ़ सकते हैं, तो आगे जाके आपको 3 विषय और लेने हैं और 2 कोई भाषा आप ले सकते हैं। इस प्रकार का पाठ्यक्रम का सुझाव दिया गया। और विश्वविद्यालय स्तर पर यह कहा गया कि कोई भाषा अनिवार्य नहीं है यूनिवर्सिटी लेवल पर, क्योंकि आप 2-3 भाषाएं पहले ही सीख के आ रहे हैं, तो जिस भाषा को आप अपनाना चाहें वहाँ पे उसी में आप वो डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भाषा संबंधी विचार थे इसके बारे में। अगला एक इसमें व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के बारे में बात की गई। मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट आप।
तो ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अगले बिंदु पे हम बढ़ते हैं। अगले बिंदु में जो बात कही गई है वो व्यावसायिक शिक्षा को लेकर के है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के बारे में बात की गई है। व्यावसायिक तकनीकी एवं इंजीनियरिंग शिक्षा, इसके संबंध में भी आयोग ने अपने सुझाव दिए। और क्या कहा, मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि सबसे पहले इन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक पॉलिटेक्निक खोले जाएं। मैं संक्षेप में लिखूंगा, आप इसको समझ लीजिएगा। अधिक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएं, कॉलेज खोले जाएं। और दूसरे नंबर पे फिर वही, अधिक से अधिक इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएं। इसके बारे में बात कही गई है। ये भी इसमें विशेष रूप से कहा गया है। और ये एक बात और कही गई कि छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान की जगह, सैद्धांतिक ज्ञान के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। मैं इस पे बात करता हूं, क्या है ये। और अगली इन्होंने और बहुत सारी बातें इसमें कही गई हैं कि जो नए आधुनिक इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए। ऐसे कॉलेज खोले जाएं। और इन कॉलेजों में, चाहे वो पॉलिटेक्निक हो चाहे इंजीनियरिंग हो, योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए। योग्य छात्रों को ही प्रवेश दिया जाए, चाहे वो आप इसके लिए इंट्रेंस एग्जाम कराएं या मेरिट पर कराएं, कोई ना कोई इसका योग्यता का एक आधार बनाना पड़ेगा, ऐसा आयोग ने कहा है। ये कहा गया। तो इसमें छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान की बात जो मैं बता रहा था, ज्ञान जो है 2-3 प्रकार का होता है। इसके अलग अलग पक्ष हैं। यानी पहला जो ज्ञान होता है वो सैद्धांतिक ज्ञान, यानी जब हम चर्चा करते किताब में पढ़ते हैं तो वो सैद्धांतिक ज्ञान है, उसमें ज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष का हमें पता चलता है। लेकिन जब उसको हम क्रियात्मक रूप में क्रियान्वित करते हैं तो वो उसका व्यवहारिक पक्ष कहलाता है, जिसे हम प्रशिक्षण कहते हैं, ट्रेनिंग कहते हैं। तो इंजीनियरिंग कॉलेजों में और टेक्निकल कॉलेजों में सबसे बड़ी बात यही है कि जब आप उसे पढ़ा रहे हैं तो उसके प्रैक्टिकल भी आप कराएं, उनसे काम भी कराएं, ताकि उनका व्यवहारिक ज्ञान भी मजबूत हो। यानी जो नॉलेज आपको किताबों के द्वारा, सिद्धांतों के द्वारा बताई जा रही है, उसको प्रैक्टिकल रूप में आप प्रशिक्षित हों, उससे ट्रेनिंग लें और उस ज्ञान को आप व्यवहारिक रूप में ज़्यादा सीखें। इस पर भी जोर देने की बात इसमें कही गई है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात है, ये कहा गया कि जो ये कॉलेज खुलेंगे, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, इनमें योग्य छात्रों, जो शिक्षक हैं, उनकी नियुक्ति की जाए। यानी इन कॉलेजों में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, की नियुक्ति, ये इसमें कहा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एक और बिंदु जो कहा गया, आगे मैं उस पर बात करता हूं, वो है विज्ञान और अनुसंधान। इसके संबंध में बात कही गई, विज्ञान और अनुसंधान। आज विज्ञान का युग है और स्वतंत्र भारत के बाद जितना भी समय आया, सब उसमें विज्ञान बहुत तेजी से बढ़ा है। और साइंस की बात यदि हम शिक्षा के क्षेत्र में ना करें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए विज्ञान के संबंध में बहुत सजग रहते हुए सभी छात्रों को विज्ञान की शिक्षा देने की सिफारिश इसमें की गई। और ये भी कहा गया कि जितने भी विज्ञान का क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या वो पॉलिटेक्निक का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अनुसंधान किए जाएं, शोध कार्य किए जाएं, क्योंकि शोध के द्वारा नए नए सिद्धांतों का जन्म होता है, नई नई खोज और नए नए आविष्कार हमारे सामने आते हैं।
और जब वो आविष्कार हमारे सामने आते हैं तो शिक्षा के द्वारा जब छात्र उनसे परिचित होते हैं तो वो अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए कुछ नया कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं, जिससे राष्ट्र को बल मिलता है। इसके संबंध में इन्होंने ये बात कही। और इसके अलावा आयोग ने और अगर बात करें तो मुख्य सुझाव और भी दिए। उन्होंने ये भी कहा कि विज्ञान और अनुसंधान की शिक्षा देने के लिए जरूरी है कि आप यूनिवर्सिटी लेवल पर, चाहे कोई भी विश्वविद्यालय हो, चाहे वो यूजी हो चाहे पीजी हो, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट हो चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो, उनमें उनकी अपनी लैब होनी चाहिए, अपनी प्रयोगशालाएं होनी चाहिए, पुस्तकालय होने चाहिए प्रैक्टिकल करने के लिए। और कृषि की अगर आप शिक्षा दे रहे हैं तो वहाँ पे फार्म होने चाहिए ताकि प्रैक्टिकली उनको सिखाया जाए। ये सिफारिश सारी करते हुए आयोग ने इसके अलावा 2-4 और बिंदु पर बात की। जैसे उन्होंने जो है विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए भी कहा कि इसको जो है नवीन तथ्यों की खोज करना इसका उद्देश्य होना चाहिए और नए नए आविष्कार करना विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी होना चाहिए। और ये भी कहा गया कि इस जो विश्वविद्यालय शिक्षा है, यानी ऊपर जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है, उसकी जिम्मेदारी यूजीसी को सौंप देनी चाहिए। यूजीसी मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और 1956 में इसकी बाद स्थापना होने के बाद जितने भी विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनसे संबंधित महाविद्यालय हैं वो यूजीसी के नियमों के तहत ही कार्य कर रहे हैं। तो ये कहा गया कि विश्वविद्यालयों की जो शिक्षा है उसको यूजीसी के अधीन कर दिया जाना चाहिए और उसके अनुसार ही वो चले, और ये हो भी रहा है। तो ये बड़ा अच्छा सुझाव उन्होंने दिए इसके संबंध में। और इसके अलावा जो आयोग ने सुझाव दिया वो ये भी कहा कि प्रौढ़ शिक्षा को लगातार जारी रखना चाहिए ताकि जो 15 से 35 वर्ष के लोग हैं जिनकी किसी कारणवश, आर्थिक कारण से या पारिवारिक कारण से या सामाजिक कारण से शिक्षा छूट गई है, वो यदि अपनी शिक्षा शुरू करना चाहें तो वो कार्यक्रम जारी रहने चाहिए। और उसके लिए उन्होंने कई कार्यक्रम का जो है वो दिया, सुझाव दिया। इसमें निरक्षरता का उन्मूलन करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई और अनवरत शिक्षा, लगातार शिक्षा देने के लिए बात की गई। और एक बात की गई और पत्राचार पाठ्यक्रम। आपने सुना होगा पहले पत्राचार होता था, आज तो आपके पास ओपन बोर्ड है, इग्नू है, तो आप डिस्टेंस एजुकेशन से पढ़ते हैं। लेकिन उस समय पत्राचार के माध्यम से भी पढ़ाई होती थी। जो लोग स्कूल नहीं जा सकते थे अधिक आयु के कारण, वो पत्राचार के माध्यम से फार्म भर करके डिग्री प्राप्त करते थे और वो डिग्री पूरी तरह से मान्य होती थी। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए पत्राचार कार्यक्रम भी चलाया गया। ये बिंदु आर में बता रहा हूँ आपको कि निरक्षरता का उन्मूलन एक, दूसरे बिंदु पे अनवरत शिक्षा, आप लगातार अपनी शिक्षा को जारी रख सकें, इसके लिए पत्राचार प्रणाली का पत्राचार कार्यक्रम किया गया ताकि आप शिक्षा जारी रख सकें। और पुस्तकालय खोले गए जगह जगह ताकि जो ऐसे छात्र हैं उनको पुस्तकें उपलब्ध हों और वो अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। और विश्वविद्यालयों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है शिक्षा के क्षेत्र में, ये भी कहा गया। इसलिए विश्वविद्यालयों को अपने जो भी उनका विश्वविद्यालय लेवल पर जो शिक्षा है वहाँ पर उसमें जो भी कमी है उसको सुधार करने के लिए यूजीसी के नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए, ये भी इसमें सुझाव दिया गया। और प्रौढ़ शिक्षा को भी लगातार, जब तक हम पूरी तरह से साक्षरता का प्रतिशत नहीं घटा लेते, हमारी निरक्षरता समाप्त नहीं हो जाती, तब तक इसको जारी रखना चाहिए, ऐसा भी आयोग ने सुझाव दिया। और वैसे तो ये बहुत बड़ा दस्तावेज है 750 पेज का, 700 पेज का, सॉरी, इसमें बहुत सारे बिंदुओं पर अलग अलग बात की गई। लेकिन मैं क्योंकि मुख्य रूप से शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य परिवर्तन करने की बात कही उस पर मैंने चर्चा की। बाकी आप डिटेल में आप और भी जाएं तो किताबों से आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। इसी के साथ ही मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए नमस्कार, धन्यवाद।